हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी में अभी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो एनसीईआरटी का क्लास 11th टेक्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसका चैप्टर 8 को डिस्कस करें, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है इसको हम लोग डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किए, चाहे वो ट्रोपोस्फेयर हो, ट्रोपोपॉज हो, क्यों इस लेयर में हम लोग डिवाइड किए, किस बेसिस पे डिवाइड किए, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों करता है, और फिर से मेसोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है ये लगभग 1000 to 1600 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस है, और इसमें जो मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ गैस है, जो हम लोग देखे थे कि 99% ऑफ द गैस है वो अर्थ के सरफेस से केवल 32 किलोमीटर की हाइट तक ही कॉन्फाइन है। मतलब कि जो मैक्सिमम गैस है वो केवल 32 किलोमीटर तक के हाइट पे, अर्थ के सरफेस से इस हाइट पे 99% ऑफ द गैस इसी रीजन में पाया जाता है, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर जो है, ये तो हम लोग का एटमॉस्फेयर जो है ये लगभग कितना है 1000 to 1600 किलोमीटर, लेकिन जो मैक्सिमम गैस है वो क्या है केवल 32 किलोमीटर के हाइट पर है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर का वो अर्थ के सरफेस के पास ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी क्या हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा घटता जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर को ये 5 लेयर में डिवाइड करते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। लेकिन किस बेसिस पे हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं, क्यों हम लोग बोल रहे हैं ये ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर? हम लोग टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं ये अर्थ का एटमॉस्फेयर को। हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। उस हिसाब से जिस जगह पे जैसा टेम्परेचर होगा उसके बेसिस पे हम लोग जो है उस रीजन का नाम जो है दे रहे कि यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, इस तरीके से। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर को देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है इसके साथ क्या खासियत है कि जो ट्रोपोस्फेयर है ये क्या है, अगर हम लोग का ये मान लो ये अर्थ सरफेस है। ओके, तो ट्रोपोस्फेयर जो है जो इक्वेटर वाला पोर्शन है ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इक्वेटर के पास लगभग 13 किलोमीटर तक के हाइट पे है, लेकिन पोल के पास ये जो है लगभग 8 किलोमीटर तक के हाइट पे ये ट्रोपोस्फेयर है। और फिर जो है यहाँ पे फिर से पोल के पास जो है ये 8 किलोमीटर तक के हाइट पे, और इक्वेटर पे जो है ये 13 किलोमीटर तक के हाइट पे। मतलब अगर हम लोग ट्रोपोस्फेयर को देखें तो ये इक्वेटर के पास काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और पोल्स के पास काफ़ी ज़्यादा नैरो है। लेकिन हम लोग क्यों ऐसा कंसिडर कर रहे हैं? देखो सिंपल सा बात है कि ट्रोपोस्फेयर वो वाला रीजन है जिसमें अर्थ के सरफेस से ये सबसे ज़्यादा क्लोज है, और अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। ओके, ये चीज़ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि किस तरीके से जो अर्थ पे जो हीट हम लोग फेस करते हैं या जो हीट फील करते हैं, वो हीट जो है वो सन की वजह से इन नहीं बल्कि अर्थ की वजह से होता है। सन इसमें इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है, जो अर्थ का रेडिएशन है वो यहाँ पे डायरेक्ट रोल प्ले करता है। तो अर्थ के रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्थ सरफेस पे हम लोग को हीट फील हो रहा है। अब क्योंकि जो मेन हीट का सोर्स है जो यहाँ पे जिसकी वजह से हम लोग को हीट फील हो जाए वो क्या है, वो तो अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ के सरफेस से हम लोग जितना दूर जाएंगे क्या होगा, हम लोग को उतना ही ज़्यादा ठंडा फील होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अर्थ के सरफेस से हम लोग जितना ज़्यादा हाइट पे जाते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके। ओके, कि अर्थ के हाइट से जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे इक्वेटर पे ये 13 किलोमीटर तक के हाइट पे टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो मैक्सिमम जो इंसोलेशन है, जो इंसोलेशन मतलब जो सन का रे जो फॉल कर रहा है वो ये टॉरिड रीजन में कर रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है।
मैक्सिमम सन का रे जो है वो इसी रीजन में आता है। तो अब ये वाला रीजन में क्या होता है, उसकी वजह से जो हीट है वो ज़्यादा ऊपर तक रेडिएट कर पाता है, और इसीलिए जो इक्वेटर वाला रीजन है उस जगह पे जो हम लोग का ट्रोपोस्फियर है वो लगभग 13 किलोमीटर तक के हाइट पे जाता है। लेकिन ये जो पोल वाला रीजन है, इस पोल वाले रीजन में क्या हो जाए, यहाँ पे उतना ज़्यादा हीट नहीं है, तो इसीलिए जो हीट रेडिएट कर जाए सरफेस का वो केवल 8 किलोमीटर तक के हाइट पे ही जाता है। इसीलिए जब हम लोग ट्रोपोस्फियर को ड्रॉ करते हैं तो वो हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि इक्वेटर पे लगभग 13 किलोमीटर तक का हाइट और पोल पे 8 किलोमीटर तक का हाइट। जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे बेसिकली ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर हम लोग पोल के पास देखें तो पोल के पास 8 किलोमीटर है और इधर इक्वेटर के पास जो है वो 13 किलोमीटर कुछ इस तरीके से है। ओके, तो ये जो हो गया, ये हम लोग का ट्रोपोस्फियर हो गया, जो हम लोग को ये समझ में आ गया कि किस तरीके से इसका एवरेज हाइट लगभग 13 किलोमीटर का है और 8 किलोमीटर पोल के पास है, 18 किलोमीटर इक्वेटर के पास है। जो हम लोग देखें कि किस तरीके से थिकनेस है ट्रोपोस्फियर का वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास है। क्यों? क्योंकि जो हीट है इक्वेटर पे वो क्या हो रहा है, ज़्यादा दूर तक जा पा रहा है, ओके, रेडिएट कर पा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये कन्वेक्शनल एयर करेंट्स की वजह से होता है। ये हम लोग देखे थे कि कन्वेक्शनल एयर करंट क्या होता है, जो वर्टिकल एयर का मूवमेंट होता है उसको हम लोग कन्वेक्शनल एयर करंट बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एयर का मूवमेंट होता है उसको हम लोग एडवेक्शनल एयर करंट बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, क्या होता है कन्वेक्शनल एयर करंट और क्या होता है एडवेक्शनल एयर करंट, जब हम लोग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझना है कि कन्वेक्शनल एयर करंट जो है वो वर्टिकल मूवमेंट है। ओके, तो ये हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखो, ये वाला जो रीजन है, ये जो ट्रोपोस्फियर का रीजन है, जितना भी वेदर फिनोमेनन है, चाहे रेन हो, थंडर स्टॉर्म हो, ओके, या फिर हम लोग साइक्लोन देखें, जो भी जितना भी वेदर फिनोमेनन है वो सारा का सारा वेदर फिनोमेनन इस ट्रोपोस्फियर वाले रीजन में ही होता है। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन ट्रोपोस्फियर में ही होगा। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है वो ट्रोपोस्फियर में ही पाया जाता है। डस्ट पार्टिकल्स ट्रोपोस्फियर से ऊपर नहीं जा पाता है, ओके, वो बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाता है। ट्रोपोस्फियर में ही वो क्लाउड फॉर्मेशन करता है और फिर रेनफॉल होता है। तो जितना भी वेदर फिनोमेनन है वो सब का सब क्या होगा, ट्रोपोस्फियर में होगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लेयर है इसमें डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है। और जब डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर दोनों पाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्योंकि वाटर वेपर को क्या हुआ, एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल गया जिसके अराउंड वो एक्यूमुलेट होता है फिर कंडेंस होता है। ओके, तो क्लाउड फॉर्मेशन यहीं पे होगा। जितना भी क्लाइमेटिक फिनोमेनन है, जितना भी वेदर फिनोमेनन है, सभी इसी लेयर में देखने को मिलेगा। और ये हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से ट्रोपोस्फियर में जब हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। और ये जो डिक्रीज़ करने का रेट है ये लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब जितना अगर हम लोग सरफेस पे मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे 16.4 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर है। अगर हम लोग 1 किलोमीटर के हाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर इससे 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो ये 6.4 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर घट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 4.6 डिग्री सेल्सियस होगा। और ऊपर जाएंगे तो फिर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है विथ इंक्रीज इन हाइट इन ट्रोपोस्फियर, वो क्या है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो हर 165 मीटर ऑफ हाइट के एलिवेशन पे क्या होता है, सरफेस से अगर हम लोग 165 मीटर ऊपर जाएं तो उसमें क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रोपोस्फियर है उसमें जो हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। जैसे जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज़ करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे सरफेस से दूर चले जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ करता जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ट्रोपोस्फियर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट आएंगे ट्रोपोस्पॉज में। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि ये जो ट्रोपोस्फियर है इस जगह पे तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा था, लगातार डिक्रीज़ कर रहा था। पोल में जो है वो 8 किलोमीटर तक डिक्रीज़ कर रहा था और जो इक्वेटर है वहाँ पे क्या 13 किलोमीटर तक डिक्रीज़ कर रहा था।
लेकिन उसके बाद क्या देखा गया कि ये जब जैसे एक टाइम आता है जिसके बाद टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ओके, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना बंद कर देता है, और उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रीजन को ट्रोपोपॉज बोलते हैं। मतलब ये वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या, ये ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर इस ग्राफ को अच्छे से देखें तो ये टेम्परेचर इधर नेगेटिव में शो कर रहा है, ओके, ये टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है इस साइड, और इस साइड हाइट जो है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करता जा रहा है, ओके। और ये जो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है, ये पूरा का पूरा जो है ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर चुका है। लेकिन अब ट्रोपोस्फेयर के बाद ये वाला जो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ट्रोपोपॉज वाला रीजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट हो जा रहा है, जो हम लोग ये वर्टिकल लाइन से देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, और ट्रोपोपॉज में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे ये विटनेस किया गया कि ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा था, लेकिन इस जगह पे क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर के बाउंड्री पे टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है कुछ देर के लिए, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब रुक जाना, ओके। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रुक जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ओके। अब अगर हम लोग को स्ट्रेटोस्फेयर को समझना है, तो स्ट्रेटोस्फेयर को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा कि जो स्ट्रेटोस्फेयर का अपर लेयर है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये अपर हाफ है। जो अपर लेयर है इस जगह पे क्या है, ओजोन लेयर है, ओके। ओजोन गैस जो है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि किस तरीके से, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो, अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगर ट्रोपोस्फेयर है, ये अर्थ है, और ये जो है यहाँ पे क्या है, ये ओजोन लेयर है। ये जो ओजोन लेयर है ये क्या कर रहा था, सन का जो यूवी रेज था उसको एब्जॉर्ब कर रहा था और उसके बाद रिफ्लेक्ट कर रहा था। जब ये सन का यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो ओजोन लेयर है, जो यहाँ पे ओजोन जो इतना पाया जा रहा है, ओजोन गैस, ये वाला लेयर क्या होता है, काफ़ी गर्म होगा, हीट हो जाएगा। अब जब ये लेयर गर्म होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मान लो अगर फायर है, यहाँ पे आग है, ओके, और आग जो है, ये आग के पास हम लोग जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हम लोग को हीट फील होगा, उतना ज़्यादा गर्मी लगेगा। आग से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग को क्या होगा, कम गर्मी फील होगा, ठंडा लगेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जैसे ओजोन लेयर है, अब ये यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, ये वाला जो पूरा रीजन स्ट्रेटोस्फेयर है, इसका ऊपर वाला पार्ट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा ओजोन गैस का डिपोजिशन है, जिसको हम लोग ओजोन लेयर भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये अपर हाफ में है तो इस जगह पे क्या होगा कि जब भी सन का रे आएगा ये ओजोन लेयर में, तो ओजोन उस सन को का यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये लेयर काफ़ी गर्म हो जाता है। अब इस लेयर के जितना पास हम लोग जाएंगे वो लेयर क्या होगा, उतना ज़्यादा गर्म होगा। मान लो ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पे ये क्या था, टेम्परेचर जो था वो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं -50 -60 जो भी हो गया, इतना डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर के पास जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ओजोन लेयर के पास जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। क्यों, हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से आग है, तो आग के पास अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये फायर है, इस फायर के जितना पास जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हम लोग को हीट फील होगा, इससे जितना दूर जाएंगे उतना कम हीट फील होगा। तो यहाँ पे ये ओजोन लेयर जो है ये तो गर्म हो चुका है, इसके पास हम लोग जा रहे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो -60 -50 डिग्री सेल्सियस है, ये वापस जो है वो क्या हो रहा है, ये लगभग 0 डिग्री के आसपास कुछ ऐसा आ रहा है। तो वापस ये लेयर टेम्परेचर जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ओके, जैसे जैसे ओजोन लेयर के पास जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है, और फिर इस ओजोन लेयर से जितना ज़्यादा दूर हम लोग जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाएगा, ओके। और ऐसे भी अगर हम लोग देखें तो ये जो है, हम लोग हाइट से जितना ज़्यादा, मतलब अर्थ के सरफेस से जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं, इन जनरल टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, लेकिन यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है। उसका रीज़न हम लोग देख चुके हैं, रीज़न है ओजोन लेयर, क्योंकि ये अर्थ का यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके हीट हो जाता है, और उसी की वजह से अब क्या हो रहा है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हम लोग मेसोस्फेयर में जितना ज़्यादा ये ओजोन लेयर से दूर जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और ये इतना क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, हीटेड लेयर है, इससे जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है।
और इसीलिए इसको जो है हम लोग कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं एटमॉस्फेयर का। ओके, मेसोस्फेयर जो है ये कोल्डेस्ट लेयर है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जिस तरीके से ट्रोपोस्फेयर के बाद एक रीजन आता है जहाँ पे ट्रोपोपॉज आता है, वैसे स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद भी एक रीजन आता है जिसको स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे फिर से कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, जो हम लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, और फिर से टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट करता है मेसोस्फेयर में। और मेसोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। और फिर अब क्योंकि ये जो पार्ट है ये पूरा सन के पास में आ जाता है, तो इसीलिए इधर जब जितना ज़्यादा हम लोग सन के पास जाएंगे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जाता है। ओके, यहाँ पे अब क्या है, थर्मोस्फेयर के बाद जो है यहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो इम्पैक्ट है, अर्थ का जो रेडिएशन का इम्पैक्ट है वो अब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसीलिए अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में कुछ और फैक्ट्स ध्यान में रख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पे ना तो कोई डस्ट पार्टिकल पाया जा रहा है, ओके, और ना ही इतना दूरी तक, क्योंकि टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर में ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है, -60 तक जा चुका है। तो जो भी क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह है वो सारा कहाँ पे हो रहा है, ये ट्रोपोस्फेयर में ही हो जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस टेम्परेचर में तो ये आइस क्रिस्टल्स बन जाएगा। उससे पहले ही वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के क्या होता है, वाटर रेनफॉल हो जाता है। ओके, तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है इस जगह पे क्या हो रहा है, ना तो कोई डस्ट पार्टिकल्स है और ना ही ये स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग को वाटर वेपर देखने को मिल रहा है। और जब ना तो डस्ट पार्टिकल्स होगा ना ही वाटर वेपर होगा तो क्या स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो यही रीज़न है कि स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग को क्लाउड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर यहाँ पे होता है। अब ये एक चीज़ और ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो जितना भी वेदर फेनोमेनन है, क्लाउड्स हो गया, रेन हो गया, थंडर स्टॉर्म हो गया, ये सब कुछ जो है वो सब यहाँ पे ही हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। और स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना तो डस्ट पार्टिकल है, ना ही क्लाउड फॉर्मेशन है, ना ही वाटर वेपर है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लाइट्स होता है, फ्लाइट को यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है फ्लाई करना। ट्रोपोस्फेयर में फ़्लाइट्स को काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस फेस करना पड़ता है, चाहे वो विंड का मूवमेंट के वजह से हो या फिर क्लाउड्स की वजह से हो। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी फ़्लाइट जो है वो जब भी टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो वो हमेशा फ़्लाइट में एक टर्बुलेंस होता है उस वक्त पे। लेकिन कुछ हाइट के बाद जैसे ही फ़्लाइट जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है तो उसके बाद वो टर्बुलेंस बंद हो जाता है और काफ़ी स्मूथली फ़्लाइट चलता है, क्योंकि फ़्लाइट में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है क्लाउड्स की वजह से या विंड मूवमेंट की वजह से। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्लाइट्स वगैरह है वो प्रीफर करता है स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करने को लेकर के। ओके, तो ये जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में कुछ फैक्ट्स था जो हम लोग देखे कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये लगभग 50 किलोमीटर तक के हाइट पे जाता है। ओके, मतलब जिस तरीके से जो ट्रोपोस्फेयर था वो हम लोग देखे थे कि अगर ये जो है ये हम लोग का इक्वेटर है तो इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर था और पोल पे 8 किलोमीटर था। तो वैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये लगभग 50 किलोमीटर तक का हाइट तक जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है। मतलब यहाँ 13 से 50 जो है, सॉरी यहाँ पे 18 किलोमीटर था इक्वेटर पे, तो यहाँ पे जो 18 से जो 50 किलोमीटर है ये लगभग स्ट्रेटोस्फेयर वाला रीजन है। ओके, और स्ट्रेटोस्फेयर का अपर पार्ट में क्या है, ओजोन लेयर है, और ये ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ओके, और जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो अर्थ को प्रोटेक्ट भी करता है, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, सन का जो हार्मफुल एनर्जी है उससे प्रोटेक्ट करता है। इवन अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे पहुंच जाता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको। ओके, फिर हम लोग इसके बाद मेसोस्फेयर में यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि किस तरीके से मेसोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज़ करना स्टार्ट होता है और ये कोल्डेस्ट लेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत स्पीड में डिक्रीज़ करता है। ओके, तो ये हम लोग मेसोस्फेयर के बारे में देख चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है और फिर यहाँ पे मेसोपॉज आता है और मेसोपॉज के बाद फिर यहाँ पे थर्मोस्फेयर है जिसको हम लोग आयोनोस्फेयर बोलते हैं। आयोनोस्फेयर का मतलब क्या, यहाँ पे जो भी है आयंस पाया जाता है बहुत सारा, चाहे वो Cl- के फॉर्म में हो, H+ के फॉर्म में हो, तो इस तरीके से आयंस के फॉर्म में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैस पाया जाता है।
ओके, तो ये वाला जो रीजन है आयोनोस्फीयर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयंस पाया जाता है। आयंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है, चाहे वो H+ हो या Cl- हो। ये क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है। और ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है, ये क्या करता है कि जो भी रेडियो वेव्स होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सपोज कर लो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस जगह पे क्या है कि मान लो कि कोई रेडियो स्टेशन है। ओके, ये कोई रेडियो स्टेशन है। अब ये रेडियो स्टेशन क्या हो रहा है कि ये सिग्नल भेज रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इंसान है, वो जो है उसके हाथ में रेडियो है, वो रेडियो सुन रहा है। तो ये क्या होगा कि ये सिग्नल जाएगा थर्मोस्फेयर में, जाएगा। यहाँ पे जो भी आयंस वगैरह है उससे ये सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक करता है और वो इंसान तक पहुँचता है, जिसकी वजह से इंसान क्या होता है, वो रेडियो सुन पाता है। तो रेडियो वेव के लिए ये जो है ये थर्मोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये हम लोग देख लिए कि किस तरीके से आयोनोस्फेयर जो है वो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है। और थर्मोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर वापस इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद एक्सोस्फेयर आ जाता है। एक्सोस्फेयर मतलब इसको हम लोग इन जनरल वो रीजन बोलते हैं जहाँ से ऑलमोस्ट अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो लगभग ख़त्म सा हो गया है और अब हम लोग एक्सोस्फेयर में आ गए, मतलब स्पेस में आ गए। ओके, तो ये वो वाला रीज़न है। तो बस इतना ही है। ये आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ध्यान में रखना है वो यही है कि किस तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और मेसोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी सब तो काफ़ी फैक्चुअल चीज़ है। और एक और जो कॉन्सेप्ट रह गया वो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग ओजोन डिप्लीशन नहीं पढ़ेंगे। बस ध्यान में रखना है कि जो पोलर रीजन है वहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला पार्ट है उसके लोअर पार्ट में भी क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बोलते हैं। और यही पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है सो ओजोन लेयर के डिप्लीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम करता है वहाँ पे। और ये किस तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है, तो जब हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, तब वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।